नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती जी द्वारा प्रस्तुत अग्निपुत्र सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास महाकाल पार्ट 2। फोमा काफ़ी देर बाद वापस आया। मैं एक वृक्ष की आड़ में था और वह मुंह उठा उठा कर चारों तरफ देख रहा था। तब मैंने उसे आवाज़ दी और वह मेरी तरफ चला आया। क्या खबर लाए हो फोमा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छी खबर। यह बस्ती सेकाई है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बस पता चल गया। अंदाज से? नहीं, बस्ती के एक प्राणी से मुलाकात हो गई थी। अरे कहाँ? इसी झील पर। कौन था? नाम बताया था? नहीं, बस एक दिलचस्प मुलाकात हुई थी। उसने तुम्हारे बारे में पूछा? हाँ। तुमने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, बस उसने मुझे एक नाम दे दिया। क्या मतलब? जंगली सुअर। मैं हंस पड़ा और फोमा के चेहरे पर गुस्से के भाव नजर आने लगे। वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, जिसने तुम्हें यह संबोधन दिया है उसे सजा दी जाएगी। यह मेरी बस्ती है। अरे नहीं फोमा, मैं नहीं चाहता कि उसे सजा मिले। क्यों? क्योंकि खूबसूरत लड़कियों को सजा देना सबसे मुश्किल काम है। लड़की थी? हाँ। यहाँ क्या कर रही थी? झील में नहा रही थी। ओह, फोमा मुस्कुरा पड़ा। तब तो तुम्हारी यहाँ आमद एक शुभ शगुन है। शायद उसने तुम्हें गुस्से में जंगली सूअर कहा होगा। हाँ, मैंने उसे प्यार से जंगली बिल्ली कहा था। वाह, यानी कि तुम्हारे पास भी एक अच्छी खबर मौजूद है। फोमा हंसता हुआ बोला। यही समझ लो। और अब तुम सुनाओ, तुम क्या खबर लाए हो? मेरे लिए यहाँ काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, फोमा बोला। क्या मतलब? मुझे संदेह है कि यहाँ के बहुत से लोग मुझे जानते होंगे। जानते हो, बस्ती के बीच वाले चौक पर मेरा कितना बड़ा बुत खड़ा है और पत्थरों से तस्वीरें बनाने वाले ने मेरे नक्श इस भांति उजागर किए हैं कि जरा भी अंतर नहीं है। खूब, इसका मतलब है कि इनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत है। हाँ, मेरी बस्ती के लोग मुझे बुरा नहीं समझते हैं। खैर, तुमने मालूम क्या किया? बस अधिक घूमने की हिम्मत नहीं हुई। पहचान लिए जाने का खतरा था और तुम्हारी कथनानुसार मैं नहीं चाहता था कि मुझे पहचान लिया जाए। तुम्हें अपने दोस्त के बारे में मालूम नहीं हो सका? नहीं सबूता, मैंने ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की। अच्छा, क्या बस्ती में तुमने किसी पीली चमड़ी वाले को देखा? नहीं, अभी तक कोई नज़र नहीं आया। फिर अब क्या इरादा है? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सबूता। हाँ हाँ, बताओ। अब मैं यहाँ रुकूंगा और तुम बस्ती में जाओगे। बस्ती में हाकू का बड़ा नाम है। लोगों के सभी मामलों के फैसले करता है और उनकी बीमारियों का इलाज भी करता है। इसलिए तुम जिससे भी उनके बारे में पूछोगे वह उसका पता बता देगा। ठीक है, मैं यह काम किए देता हूँ, मैंने जवाब दिया। शुक्रिया मेरे दोस्त। बस अब तुम जाओ। मैं चाहता हूँ कि रात हाकू के घर पर ही गुजारी जाए। और मैं बस्ती की तरफ चल पड़ा। मेरे शरीर पर संक्षिप्त सा लिबास था जो बस्ती के लोगों के लिबास से भिन्न था और मैं सोच रहा था कि कहीं लोग मेरी तरफ आकर्षित न हो जाएं। लेकिन बस्ती के निकट पहुंचकर मेरी यह मुश्किल हल हो गई। कच्ची मिट्टी व घास फूस के बने एक मकान के पीछे बहुत से कपड़े पड़े हुए थे। शायद उन्हें धोने के बाद सुखाने के लिए डाल दिया गया था। बात अच्छी तो न थी, लेकिन ज़रूरत पूरी होनी ही चाहिए, अच्छी या बुरी। सो मैंने एक मोटा और गंदे से रंग का बड़ा सा कपड़ा उठाकर सिर पर डाल लिया। मेरा बदन काफ़ी हद तक छुप गया था, यहाँ तक कि चेहरा भी। इस तरह मैं बस्ती में दाखिल हो गया। कच्चे पक्के मकानों की यह बस्ती काफ़ी तरतीब से आबाद थी। छोटी छोटी गलियों में ज़रूरत का सामान भी बेचा जा रहा था। यानी कि ये लोग इतने पिछड़े हुए भी न थे और दुनिया की बढ़ती हुई तहजीब को अपनाए हुए थे। जिंदगी गुजारने के ढंग भली भांति जानते थे। मैं बस्ती के बीच घूमता रहा और फिर एक सुनसान सी जगह जब मैंने ज़्यादा लोग पाए तो रुककर बीच की उम्र के एक व्यक्ति को पा लिया। वह मुझे अपने निकट आते देखकर रुक गया था। क्या तुम मुझे हाकू के मकान तक पहुंचा सकते हो? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। ओह, शायद तुम बीमार हो। हाँ, मुझे सख्त बुखार है। आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ। उस व्यक्ति ने हमदर्दी से कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। और वह दयालु इंसान मुझे बूढ़े हकीम के पास ही छोड़कर आया। हालांकि मैंने उससे कितनी ही बार आग्रह किया था कि मुझे दूर से ही मकान दिखाकर लौट आए, और हाकू मुझे देखने लगा।
कुछ और लोग भी उसके पास बैठे हुए थे और वह उनके लिए दवाएं तजवीज़ कर रहा था। अब मैं यहाँ आ गया था तो इस तरह यहाँ से वापस नहीं जाया जा सकता था। थोड़ी देर बाद मेरी बारी आई। हाकू ने मेरी तरफ देखा। मेरे नज़दीक आ जाओ, उसने कहा और मैं उसके निकट पहुँच गया। क्या बात है? उसने पूछा। शायद बुखार है, मैंने जवाब दिया। हाथ आगे लाओ, क्या सर्दी भी महसूस हो रही है? सख्त, मैंने जवाब दिया और उसने मेरी कलाई पकड़ ली और फिर मेरी नब्ज़ पर हाथ रखते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव फैल गए। अपना चेहरा खोलो, उसने कहा। मुझे सर्दी असंभव, उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। मगर मुझे? तुम बीमार नहीं, बिल्कुल नहीं हो, मैं दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, तब मैं जाऊँ? कृपया रुक जाओ। यह क्या है? नहीं, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे ज्ञान में एक अनूठी वृद्धि हो। अजीब बात है, मैं बीमार हूँ और तुम मेरी बीमारी पर ध्यान देने की बजाय अपने अनुभव व ज्ञान में वृद्धि कर रहे हो। कलाई से नौजवान मालूम होने वाले दोस्त, अगर तुम बीमार निकले तो मैं अपना चेहरा हमेशा के लिए काला करने के लिए तैयार हूँ। इस बात का मैं जवाब दूँ? कृपया करके मेरे साथ अंदर आओ, उसने कहा और दूसरे लोगों से कहा। तुम्हें कुछ देर इंतज़ार करना होगा, बेहतर है कि तुम फिर किसी वक्त आ जाओ। और लोग शायद उसका आदर करते थे, उनमें से किसी ने भी बुरा तक नहीं माना और उठकर चले गए। आओ मेरे दोस्त, हाकू ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा और फिर वह मुझे अपने मकान के अंदर वाले कमरे में ले गया, जहां अजीबोगरीब बर्तन रखे थे, बैठने के लिए स्थान भी थे। अब अपना लबादा उतार दो, लेकिन मुझे सर्दी लगेगी। अच्छा, वह अपनी जगह से उठा और फिर बर्तन के निकट पहुंचकर एक द्वीप उठाया और बर्तन के नीचे रख दिया। कुछ क्षण उसी जगह खड़ा रहा, फिर बर्तन का मुंह खोल दिया। बर्तन से भाप उठने लगी और ऐसा लगा जैसे मेरे में आग लग गई हो। बेपनाह गर्मी हो गई थी। तब उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, अब चादर उतार दो, सर्दी नहीं लगेगी। और मैंने उसका नाम भी अद्भुत इंसानों में लिख लिया। वह जो कुछ नज़र आ रहा था मामूली बात नहीं थी, वह तो वैज्ञानिक था और यह उसके विज्ञान का ही चमत्कार था कि कमरा भट्टी जैसा तप गया था। इस आग की तपिश मैं तो सहन कर सकता था, लेकिन वह खुद भी उसी कमरे में था और लगता था जैसे वह स्वयं भी इस तपिश से प्रभावित न हो। वह खुद भी गौर से मेरी शक्ल देख रहा था। उसका ख्याल था कि मैं चादर फेंक कर आग आग चीखता हुआ बाहर भाग निकलूंगा और मारे गर्मी के मेरी जीवा बाहर निकल आएगी। लेकिन मुझे शरारत सूझी और मैंने चादर और सख्ती से लपेट ली। क्या अब भी सर्दी महसूस हो रही है? उसने बड़े गौर से ही मुझे देखते हुए पूछा। हाँ, सर्दी कम नहीं हुई, मैंने कप कपाते लहजे में जवाब दिया और हाकू मेरे निकट पहुंच गया। उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। क्या तुम सच कह रहे हो दोस्त? हाँ, तब फिर मेरा ख्याल है कि तुम्हें एक बहुत भयानक रोग हो गया है। लेकिन यह भी मुमकिन नहीं है। वह कौन सा रोग है? मैंने पूछा। जहरीली दवाएं कभी कभी इंसान के जिस्म को एहसास की शक्ति से वंचित कर देती हैं। तुम जिस कदर गर्मी बर्दाश्त कर रहे हो, आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें वह रोग लगा होता तो तुम सर्दी भी महसूस न करते। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा। तुम जरा फिर से हाथ दिखाओ, उसने कहा और मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। वह इस बार बड़े ध्यान से ही मेरी नब्ज का निरीक्षण करता रहा। देवताओं के लिए मेरी परीक्षा न लो, तुम्हें सूरज की कसम, सच सच बताओ तुम कौन हो? वह परेशानी से बोला। तुम जैसे हकीम हो, मैं तुम्हारे पास अपने इलाज के लिए आया हूँ और तुम हो कि मेरे बारे में जानने को बेचैन हो। ओह, क्या कहूँ, तेरी नब्ज तो चल रही है, लेकिन तुम मानवीय विशेषताओं से रिक्त हो, बिल्कुल खाली। तो क्या तुम्हारे ख्याल में मैं जिंदा इंसान नहीं हूँ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। यह भी तो नहीं कह सकते। ओह, मेरा ख्याल है मेरे रोग की दवा तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, मुझे कहीं और जाने दो। मैं उठ खड़ा हुआ। अगर तुम चले गए तो मैं सारी जिंदगी एक चुभन को महसूस करता रहूँगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मगर मेरा इलाज? तुम बीमार नहीं हो। जा रहा हूँ, मैंने क्रोधित लहजे में कहा और वह मेरी खुशामद करने लगा।
उसने जल्दी से लपक कर दरवाजा बंद कर दिया था। सुनो तो सही, मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ? लेकिन देखो, अगर तुम चले गए तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। मैं उस वक्त तक सुकून नहीं पा सकता जब तक तुम्हारे बारे में जानकारी प्राप्त न कर लूँ। इस तरह तुम दूसरों पर भी एहसान करोगे, मेरे लिए न सही, जनहित व जन कल्याण के लिए ही सही। बस बस, जाने दो मुझे, मैंने कहा। अच्छा, केवल कुछ क्षण और केवल कुछ क्षणों के लिए, वह बोला और मैं रुक गया। उसे जब यह विश्वास हो गया कि मैंने कुछ क्षणों के लिए उसकी बात मान ली है तो वह दरवाजे के पास से हट गया और फिर उसने बड़ी हिम्मत से कहा, बैठ जाओ, केवल कुछ देर के लिए बैठ जाओ। और मैंने उसकी बात मान ली। तब उसने आगे बढ़कर वह बर्तन बंद कर दिया और उसके नीचे से दीपक भी हटा दिया। फिर वह वैसी ही बनावट के दूसरे बर्तन के नज़दीक पहुंच गया और उसने वह दीप उसके नीचे रख दिया। कुछ क्षण प्रतीक्षा करता रहा, फिर बर्तन खोल दिया। अब क्या होगा, मैं सोच रहा था। फिर मैंने आश्चर्यजनक तौर पर कमरे का वातावरण सर्द होता महसूस किया। बर्तन से हल्की हल्की भाप उठ रही थी और कमरे में कोहरा सा फैलता जा रहा था। मैंने देखा कि वह स्वयं एक कोने में चला गया और एक बोतल से कोई पेय निकालकर पिया और मोटे कपड़े अपने बदन के गिर्द लपेटने लगा। उसने केवल अपनी आंखें खुली रहने दी थी और तीक्ष्ण निगाहों से मेरा निरीक्षण कर रहा था। कमरे का तापमान शून्य से भी न जाने कितने दर्जे नीचे हो गया, इतना सर्द कि इंसानी जिंदगी संभव ही न रहे। लेकिन मेरे लिए उसका यह यत्न भी तो निरर्थक रहा था। मैं निश्चिंतता से बैठा रहा और फिर उसकी दबी दबी सी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। अब तुम्हारी क्या अवस्था है? न जाने तुम क्या कह रहे हो, अब भी उसी अवस्था में हूँ, मैंने बिगड़े हुए भाव में कहा और उसकी आवाज़ बंद हो गई। कुछ क्षण मैं बुरा सा मुंह बनाए बैठा रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। अब तो जाऊं, तुम्हारे पास मेरा कोई इलाज नहीं है, मैंने कहा और वह पुनः उठ खड़ा हुआ। इस बार उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। यूं लगता था जैसे उसे सकता हो गया हो। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया और फिर तेज तेज कदमों से चलता वहाँ से दूर निकल आया। थोड़ी देर के बाद मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा जिधर से आया था और फिर मैं झील के पास पहुँच गया जहाँ पोमा मेरा प्रतीक्षक था। वह एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था, मुझे देखकर उतर गया। खैरियत, यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। ओह, यह बात मुझे मालूम नहीं थी, प्राय लोग यहाँ नहाने निकल आते हैं। ओह, कोई आ गया था? हाँ, एक मोहब्बत का मारा जोड़ा जिसे शायद एकांत की तलाश थी। बहुत खूब, फिर क्या हुआ? बस, वह यहाँ रंगरेलियाँ मनाते रहे और झील में नहाकर वापस चले गए। खूब, तो तुम्हारा वक्त भी बुरा नहीं गुजरा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फोमा हंसने लगा। उसी निगाहें मुझे टटोल रही थी। फिर पूछा उसने, तुम सुनाओ, कुछ पता लगा? हाँ, मैं उसका मकान देख आया हूँ। ओह, क्या यह गुंजान आबादी में है? हाँ, कोई हर्ज नहीं, हम रात के वक्त वहाँ चलेंगे। लेकिन तुम्हारे बदन पर यह चादर कैसी लिपटी हुई है और तुमने कहाँ से हासिल की? अफसोस, तुम्हारी बस्ती के ही किसी बाशिंदे की है, लेकिन उचित ढंग से हासिल नहीं की है, जिसका मुझे खेद है। कोई बात नहीं, हम उसे ऐसी बहुत सी चादरें दे देंगे। ओह, यानी कि तुम उससे मिल भी आए हो? हाँ, मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। यकीनन तुम उसकी बातों से प्रभावित हुए होंगे, वह बहुत ही जहीन आदमी है। हाँ, वह जहीन ही है, मैंने स्वीकार किया और फोमा खामोश होकर कुछ सोचने लगा। फिर क्षणिक विलंब के बाद बोला, बस तकदीर मेरे ऊपर दयालु है। क्यों? तुम जैसा साथी मुझे मिल गया, मगर यह तो बताओ कि क्या हाकू से मेरे बारे में भी तुमने बातचीत की? नहीं, वह ठीक न था। हाँ, ठीक ही हुआ, अब हमें रात होने का इंतज़ार करना होगा। चलो, उधर पेड़ की तरफ हो लो, कुछ लोग आ रहे हैं, उसने दूर देखते हुए कहा। मैं उसके साथ ही पेड़ की तरफ बढ़ा और फिर हम दोनों ही वृक्ष पर चढ़ गए। कुछ व्यक्ति झील पर आए, वे सब मर्द ही थे। वह नहाते रहे और हम खामोशी से उन्हें देखते रहे। वे वापस लौट गए तो हम वृक्ष से नीचे उतर आए। फोमा ने कुछ पेड़ों से फल तोड़े और मुझे पेश किए। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आसार थे। फिर वह आहिस्ता से बोला, इन्हें स्वीकार करो सबूता। बेशक मैं अपनी बस्ती में हूँ, लेकिन तुम्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो जानते ही हो
कि मुझे देश निकाला मिला हुआ है। ओह, इन बातों पर गौर मत करो फोमा। जब तुम शक्ति हासिल कर लो तो मेरी सेवा कर लेना, मैंने जवाब दिया। फिर रात हो गई, जिसका हमें बेचैनी से इंतज़ार था, और जब रात खूब गहरी हो गई तो हम दोनों चल पड़े। बस्ती अब सुनसान हो गई थी। बहुत से मकानों में अंधकार हो चुका था, कुछ ही मकानों में रोशनी नजर आ रही थी। बहरहाल हम रोशनी से बचते हुए आगे बढ़ते रहे, और फिर मैंने फोमा को हाकू के मकान पर ला खड़ा किया। सबूता, फोमा ने मुझे पुकारा। अगर ठीक समझो तो यह अपनी चादर मुझे दे दो। ले लो, पर करोगे क्या? मैं हाकू के सामने भी तुरंत ही नहीं आना चाहता। उसने मुझसे चादर लेकर स्वयं ओढ़ ली, दस्तक दी। तुम भी किसी मरीज की हैसियत से मिलोगे? हाँ, लेकिन वह तुम्हें पहचान तो नहीं लेगा? मेरा ख्याल है नहीं। उसने मेरी सूरत नहीं देखी थी, और फिर अगर पहचान भी ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, फोमा ने कहा, और मैंने हाकू के मकान पर दस्तक दी। दूसरी बार और फिर तीसरी बार दस्तक देने पर जवाब मिला। आ रहा हूँ। कौन है? जल्दी दरवाज़ा खोलो, फोमा ने कहा, और दरवाज़ा खुल गया। लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला स्वयं हाकू नहीं था, बल्कि कोई नौजवान था। क्या बात है? हाकू कहाँ है? अंदर है। क्या काम है? नौजवान ने पूछा। मरीज आया है, फोमा ने जवाब दिया। दिन की रोशनी में आना इस वक्त? ओह, क्या हाकू की जन सेवा की भावना सर्द पड़ गई? फोमा ने पूछा। नहीं, लेकिन वह खुद बीमार है। क्या बीमारी है? यह नहीं मालूम। दिन की रोशनी में तो वह ठीक था, अब ठीक नहीं है। तुम कौन हो? मैं उसका बेटा काशा हूँ। क्या तुम इस बस्ती के रहने वाले नहीं हो? उसने हमें घूरते हुए पूछा। नहीं, हम दूसरी बस्ती से आए हैं, इसलिए तुमसे मिलना ज़रूरी है। सगाशा से? तुम खुद ही सोचो कितना सफ़र किया है हमने, फोमा ने तुरंत जवाब दिया। अगर तुम इतनी दूर से आए हो तो हमारे मेहमान की हैसियत से रात यहीं गुजारो, लेकिन हाकू से तुम सुबह ही मुलाकात कर सकोगे, नौजवान ने कहा। लेकिन हाकू को हुआ क्या है? अंदर आ जाओ, तुम हमारे मेहमान हो, नौजवान ने कोमलता से कहा, और दरवाजे से हट गया। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। अतिथियों के ठहरने के लिए एक अलग जगह थी। हमें उस बड़े से कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध करने जा रहा हूँ, आराम से बैठो, नौजवान ने कहा। सुनो, क्या हाकू सो चुका है? नहीं, वह अपने सोने के कमरे में है। तुम उसे हमारा पैगाम तो दो, उसके बाद भी अगर वह हमसे न मिले तो हम इसी वक्त लौट जाएंगे। अच्छा, नौजवान ने उलझे हुए अंदाज में कहा, और फिर वह बाहर निकल गया। मैं हाकू की बीमारी के बारे में सोच रहा था। क्या सचमुच ही वह मेरे कारण से परेशान हो गया है? मुमकिन तो था ही, लेकिन खैर, वह एक अच्छा इंसान था। काफ़ी देर के बाद हाकू कमरे में प्रविष्ट हुआ। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। वास्तव में ही वह परेशान नजर आ रहा था। मुझे माफ़ करना दोस्त, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा की परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन मैं खुद, अगर आप लोग इतनी दूर से ना आए होते। खैर, मुझे बताइए, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम सिर्फ तुमसे मिलने को आए हैं। क्या मतलब? तुम में से कोई रोगी नहीं है? हाकू आश्चर्य से बोला। रोग की भी तो कई किस्में होती हैं। यूँ समझ लो कि हम रोगी ही हैं और अपनी एक तकलीफ को लेकर तुम्हारे पास आए हैं, फोमा ने कहा। कृपया करके उलझी उलझी बातें ना करें, मैं पहले ही काफ़ी परेशान हूँ, हाकू ने कहा, और फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ गई। मेरा ख्याल है मेरे आतिशी राग ने उसे मेरी तरफ आकर्षित किया था। फिर उसने बेअख्तियार ही मेरे हाथ की तरफ देखा, चौंक कर ही उठ खड़ा हुआ। तुम कृपया क्या अपना हाथ आगे बढ़ाओगे? उसने कहा, और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने खामोशी से अपना हाथ उसके हाथ में दिया था। हाकू ने फौरन मेरी नब्ज़ टटोली, और फिर जैसे किसी आंतरिक आवेश से ही उसकी गिरफ्त मेरे बाजू पर सख्त हो गई। तुम देवता की कसम, मैं तुम्हारी वजह से ही परेशान था। उसकी आंखों में तेज चमक नजर आने लगी थी। ओफो, तुम तो सिर से पांव तक अजीब हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बदन और तुम्हारे बालों का रंग। तुम कहाँ चले गए थे नौजवान? निसंदेह ही तुम सृष्टि की सबसे अनूठी हस्ती हो। उफ, कितने विचित्र हो तुम। तुम्हारे जाने के बाद से मैं निरंतर तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। तो तुम मुझे पहचान गए? लाखों में पहचान सकता हूँ, मगर देवता के लिए तुम बताओ तो सही,
कि तुम कौन हो। मैं शकाशा भी जा चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार, लेकिन मैंने वहाँ पर भी तुम्हारे जैसे किसी इंसान के बारे में नहीं सुना। क्या तुम हमेशा से सकाशा में थे? नहीं हाकू, मैं हमेशा से कहीं नहीं था, लेकिन अगर तुम मेरी बजाय अपने मरीज की तरफ ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन तुमने कहा था कि तुम में से रोगी कोई नहीं है। हाँ, और यह भी कहा था कि रोग की भी कई किस्में होती हैं, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुमसे मिलकर मैं खुद हैरत का मरीज बन गया हूँ, हाकू बोला। लेकिन अफसोस, मैं तुम्हारे लिए और कुछ आश्चर्य ले आया हूँ। तुम मेरे लिए कुछ भी लाए हो, मैं नहीं बता सकता। और इस सज्जन के बारे में क्या ख्याल है? मैंने फोमा की तरफ इशारा किया। क्या यह भी तुम्हारी ही तरह है? अगर यही बात है तो यकीनन यह भी मेरे लिए आकर्षण का सामान होंगे। वह फोमा को घूरने लगा। मुमकिन है यह मुझसे भी अजीब निकले। ओह, तब तो मैं इन्हें भी देखना चाहूँगा। ऐसे नहीं, पहले तुमसे कुछ सवाल करने हैं, उनका जवाब दो, मैंने कहा। चलो करो सवाल, मैं हर तरह तैयार हूँ। तुमने मुझे इस कदर कर दिया है कि अब मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, हाकू ने निढाल से अंदाज में कहा। तब मैं पहला सवाल आपके कबीले के बारे में करूँगा। मेरे कबीले के बारे में क्या पूछना चाहते हो? तुम्हें नहीं मालूम? कृपया करके सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है, पूछो। उलझी उलझी निगाहों से ही मेरी तरफ देखते उसने गहरी सांस ली। तुम्हारे कबीले के बारे में पूछा था। हम फोमा कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम्हारा सरदार कौन है? सरदार? हाकू के चेहरे पर पीड़ा के भाव नजर आए। फिर वह आहिस्ता से बोला, उसका नाम सवाला है। क्यों, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? मैंने पूछा। फोमा शायद मेरे प्रश्नों से संतुष्ट था, इसलिए खामोश बैठा था। यह अंदाज़ा तुमने किस तरह लगाया? तुम्हारे लहजे से पता लगता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते, मैंने कहा। क्यों? लंबी कहानी है। तुम्हें उससे क्या दिलचस्पी? तुम मेरे सवालों का जवाब देने का वचन दे चुके हो। ठीक है, वास्तव में हमारा फोमा सवाल नहीं है। फोमा वह था जो साजिशों का शिकार हो गया। हाकू के लहजे में उदासी थी। हमारे जख्मों को ताज़ा न करो दोस्त, हमने बड़ी मुश्किल से सब्र किया है। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी जानकारियों में 20 गुना वृद्धि करूँगा, इसलिए यह कड़वे घूंट एक बार फिर पी लो। लेकिन तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा? संभव है हो ही जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि तुम्हें ही फ़ायदा हो जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरी बातें समझने की बजाय पहले अपनी कहानी पूरी कर दो, इसके बाद मैं एक एक बात तुम्हें समझा दूंगा। कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है। न जाने कहाँ से आने वाले हमारे बीच जहर घोल रहे हैं। फोमा के भोले भाले वासी यह बात नहीं समझ रहे, लेकिन वह ज़रूर समझेंगे उस वक्त जब कुछ भी उनके हाथों में नहीं रहेगा। तुम्हारे सरदार के साथ उन्होंने क्या सलूक किया? मैंने पूछा। क्या बताऊं, मुझे तो उसकी लाश भी नहीं देखने दी गई, वरना मैं बता सकता था कि उसे जहर दिया गया है। वरना फोमा, उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी। ओह, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि उसे जहर देकर मार डाला गया? हाँ, मैं दावे से कह सकता हूँ। उसकी लाश का क्या किया? समुद्र में बहा दी गई। क्या किसी को उसकी मौत पर शुबा नहीं हुआ? अंधे हो गए हैं सबके सब, कुछ भी नहीं रहेगा। उस वक्त समझेंगे जब उसके हाथ में कुछ रहेगा। आने वाले कौन है वे? उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। क्या उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं? फोमा जब तक जिंदा था उसकी दाल नहीं गल रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उन्हें रोकने वाला कौन? क्या सबाला, जो उनका पिट्ठू है? क्या वह कठपुतली सरदार जो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता और जिसके परामर्शदाता सफ़ेद रंग के पीली चमड़ी वाले हैं? ओह, तो उसने उन्हें ओहदे भी दे दिए हैं। उसने क्या किया है? उसे सरदार बनाने वाले ही वही लोग हैं, वरना क्या वह नालायक बछड़ा ही सरदारी के लिए रह गया था? लेकिन क्या फोमा के समर्थकों ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि आखिर फोमा किस तरह मर गया? उनमें जबरदस्त बेचैनी फैली हुई है, लेकिन आगंतुकों की पूरी कोशिश इस बात में खर्च हो रही है कि वह भी उनसे सहमत हो जाएं। फिर उनका नेतृत्व भी कौन करे? जाहिर है यह एक बगावत होगी, और बगावत के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तो फिर क्या वह आवाज़ दब गई? दबेगी नहीं, लेकिन बस मेरे दोस्त, इसके अतिरिक्त
मैं और कुछ नहीं बता सकता। हाकू संभल गया। अरे क्यों? बस इस बारे में मुझे कुछ और मालूम नहीं है। हाकू का लहजा निर्णायक ही था और मैंने एक गहरी सांस लेते फोमा की तरफ देखा। ठीक है भाई, अब शेष बातें तुम खुद ही पूछ लो, मैंने कहा और फोमा ने आहिस्ता से ही अपने ऊपर से चादर उतार दी। हाकू ने दिलचस्प निगाहों से उसे देखा, लेकिन फिर दूसरे ही क्षण उसकी आंखें हैरत से फट गई। मुंह खुला, लेकिन उससे कोई आवाज ना निकल सकी। फिर वह उठा और पागलों की तरह फोमा गिर गया। मेरे मालिक, मेरे आका, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? नहीं हाकू, मेरे माननीय बुजुर्ग, उठो, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, तुम मेरे बुजुर्ग हो, फोमा बोला। मुझे यकीन दिलाओ मेरे मालिक, हाकू रोते हुए बोला। मैं जिंदा हूँ हाकू। आह आह, मेरा दिल मोहब्बत से, खुशी से फटा जा रहा है। खुद को संभालो हाकू। मेरे मालिक, मेरे आका, क्या तुम सचमुच ही जिंदा है? हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ। ओ अजनबी, तू सचमुच ही मेरे लिए हैरतों के पहाड़ लेकर आया है, लेकिन इनमें खुशियाँ भी शामिल है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तो पहले ही कह दिया था हाकू, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो कोई भी है, मुझे इससे गरज नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तू मेरे लिए नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए खुशियों का पैगंबर बनकर आया है। हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करो हाकू, हम भूखे हैं। अभी मेरे मालिक। हाकू जल्दी से खड़ा हो गया। और सुनो, फोमा ने उसे पुकारा, मेरी आमद को अभी गुप्त रखो, किसी को मेरे बारे में इत्तला ना देना, यहाँ तक कि अपने घर के लोगों को भी। ऐसा ही होगा मालिक, हाकू ने कहा और बाहर निकल गया। तब फोमा ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने गलत नहीं कहा था क्या? हाकू मेरा वफादार है। हाँ, उसके अपनत्व से तो यही जाहिर होता है। उसने ठीक कहा। वहाँ मेरे समर्थकों की संख्या अब भी कम नहीं है कि वह फौजी प्रशिक्षण से वंचित हैं। उन्हें ट्रेंड हम करेंगे, मैंने कहा। तुम्हारे बारे में अब और क्या कहूँ? फोमा प्यार भरी निगाहों से ही मेरी तरफ देखते हुए बोला। क्यों, क्या कोई गलती हो गई मुझसे? ऐसी बातें मत करो सबूता, मैं मरते वक्त तेरे एहसान नहीं भूलूंगा। तुम बहुत महान इंसान हो, तुम्हारी जहानत अपनी मिसाल आप है। तुमने जिस चालाकी से हाकू से सवाल किए और उसके विचार जाने, मैं मन ही मन तुम्हें दाद देता रहा था। आगे आगे देखना होता है क्या। मैं भी कहना चाहता हूँ, वह बोला। क्या? एक भविष्यवाणी। अगर तुम हमारे साथ रहे तो एक दिन हुकूमत मुझे वापस मिल जाएगी। ओह मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ आया ही इसलिए हूँ कि तुम्हारी हुकूमत वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करूँ। तब सफलता मेरे साथ है, फोमा उत्तेजित सा ही बोला। हाकू ने एक महत्वपूर्ण बात का जवाब देने से पहले ही बात खत्म कर दी थी। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, उससे इस बारे में पूछना। हाँ, अभी तो बहुत सी बातें करनी है उससे। ज़रूर, मैंने कहा और फिर हम दोनों खामोश हो गए। हाकू वापस आ गया था। कुछ देर इंतज़ार करें मालिक, सब कुछ आ रहा है, वह बोला। ठीक है आदरणीय बुजुर्ग, बैठ जाओ। मेरा ख्याल है अब तुम्हें इस बारे में बताने से कोई ऐतराज़ नहीं होगा कि फोमा के समर्थक क्या कर रहे हैं। बताने को तो बहुत कुछ है मालिक, आप खाना खा लें। मैंने आपके आराम का बंदोबस्त करने की हिदायत भी कर दी है। अब बेफिक्र रहें, किसी को आपके बारे में पता नहीं चल सकेगा। ठीक है हाकू, मैं तुम्हारी इस मोहब्बत को कभी नहीं भूलूंगा। मैं तो तेरे कदमों की खाक हूँ आका। मेरी खाल और खून भी तेरे काम आ सके तो मेरी खुशनसीबी होगी, हाकू श्रद्धा से बोला। फिर खाना आ गया, जिसे हाकू ने बाहर से ही ले लिया। बहुत उम्दा खाना था, मांस, पनीर और ऐसी ही दूसरी चीज़ें। खूब खाई व फिर हाकू से बातें होने लगी। आपके समर्थकों ने लाखा की पहाड़ियों को अपना केंद्र बना लिया है। वहाँ से वे पीली चमड़ी वालों पर निगाह भी रखते हैं और हथियार भी जमा कर रहे हैं, ताकि आपका इंतकाम भी ले और इस धरती को आने वालों से साफ कराएं। खूब। उनका सरबराह कौन है? कोई एक इंसान नहीं, एक संगठित गिरोह है जिसमें लातोस, फरगा, बाज पर शामिल हैं। ओह मेरे तीनों वफादार, फोमा उत्तेजित हो गया। बेशुमार वफादार है तेरे फोमा, और तेरी जिंदगी से उन्हें नई जिंदगी मिल जाएगी। क्या तुम्हारी उनसे मुलाकात होती है हाकू? फोमा ने पूछा।
तेरा गुलाम भी उन्हीं में शरीक है, और जब चांद की अंधेरी रात होती है तो हम सब एक जगह एकत्रित होते हैं। एक बात बताओ हाकू, इस बार मैंने पूछा। पूछो अनोखे इंसान, हाकू ने पूर्ण तन्मयता से कहा। फोमा की मौत को कितना अरसा बीता है? मेरा मतलब है जब उसे समुद्र में बहाया गया। ओह, यह बात तो आका को मालूम होगी। नहीं मालूम, तुम बताओ। 3 चांद डूब गए हैं। अरे, मैं चौंक पड़ा। क्यों? फोमा ने मुझे देखा। क्या उस बीच तुम्हें समुद्र में होश आया था? नहीं, मैंने पहली बार आंखें खोलकर तुम्हें देखा था। फिर तुम इतने दिन जिंदा कैसे रहे? हाँ, न मैंने कुछ खाया था और न ही। सचमुच ही? क्या यह आश्चर्यजनक बात है? क्या गुलाम को स्थिति से अवगत किया जा सकता है? मैं किसी उलझन के हल में मदद दे सकूं? हाकू ने सादर भाव में कहा। ओ हाकू, मेरी जिंदगी मेरे दोस्त सबूता की अमानत है। इन्हीं के दम से भी इन्होंने मुझे समुद्र से निकाला था। फोमा ने वह सब बताया और हाकू सोच में डूब गया। फिर बोला, क्या सेवक को इस सिलसिले में एक तजुर्बा करने की अनुमति मिल जाएगी? हाँ ज़रूर, फोमा के बजाय मैंने कहा। मेरे दोस्त की आवाज़ को मेरी आवाज़ समझा जाए, फोमा ने हाकू से कहा। सिर आंखों पर, हाकू बोला, और फिर वह थोड़ी देर के लिए इजाज़त लेकर चला गया। खूब है यह शख्स, मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ। यह अपने फ़न में माहिर है, मैंने इसकी प्रयोगशाला देखी है। हाँ, हाकू दरवेश किस्म का आदमी है, पूजा करता है और जन साधारण की सेवा करता है। यह एक रहस्यमय व्यक्ति है। हाकू वापस आ गया। उसके हाथ में काफ़ी सामान था, चमड़े की मशकें, बोतलें और न जाने क्या क्या। लेट जाओ मालिक, वह बोला, और फोमा ने निर्देश का पालन किया। तब हाकू ने एक द्रव्य फोमा की नाक से लगाया और धीरे धीरे फोमा की आंखें बंद होने लगी। शायद वह बेहोश हो गया था। तब हाकू ने चमड़े की एक नलकी उसकी नाक में उतार दी, दूसरी उसके गले में। नलकियों के दूसरे सिरे उसने बोतलों में डाल दिए थे, क्योंकि उनका रंग बदलने लगा था और साफ बोतलें भी रंग बदल रही थी। थोड़ी ही देर में वह इस क्रिया से निर्वित हो गया। उसने नलकियाँ निकाल ली और बोतलों से जाने क्या क्या तजुर्बे करने लगा। फिर उसने फोमा को पुनः कोई दवा सुंघाई, जिससे वह धीरे धीरे पूर्वता ही होश में आ गया। वह चकित निगाहों से ही मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या मुझे कुछ हो गया था सबूता? क्यों, कैसा महसूस कर रहे हो? बस अजीब सा ही। इसके साथ ही मुझे अपना मस्तिष्क बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। मैंने जहर के अंतिम कण भी आपके मैदे से खींच लिए हैं आका, हाकू प्रसन्नता भरे लहजे में बोला। जहर? फोमा ने सरसराती आवाज में कहा। हाँ, सराहा का जहर, जो एक जंगली बूटी होती है, लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली होती है। यूँ समझे, इसी बूटी ने आपकी जीवन रक्षा की है। किस तरह? बूटी की तासीर है कि वह एक भयावह जहर का असर रखती है, लेकिन एक विशिष्ट मिजाज के लोगों पर वह विष की भांति ही प्रभावकारी होती है, हर एक पर नहीं। फिर भी विष का प्रभाव एक गहरी नींद सुला देता है, और इसके प्रभाव में सोने वाले की दशा वही रहती है जिसमें वह सोता है, यानी कि चेतना व शारीरिक विकास रुक जाता है एक निश्चित समय के लिए, और उसके बाद जब उसका प्रभाव समाप्त होता है तो इंसान अपने सोने वाली अवस्था में जागता है। इस बीच उसके शरीर को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ पूर्वता ही रहता है, जिस हालत में बूटी खाने से पहले होता है। ओह, मेरे मुंह से सरसराहट निकली। इतनी करामत चीज़ थी। और प्रोफेसर, जिस वक्त तुम यहाँ आए थे और तुमने एक गुलाबी द्रव्य मेरे ऊपर टपकते देखा था, उसी बूटी का परिवर्तित रूप था, मेरा अपना आविष्कार। लेकिन उसके बारे में मुझे हाकू से ही मालूम हुआ था, इस बात को मैं स्वीकार करूँगा। ओह, प्रोफेसर दयाल ने गर्दन हिलाई। बहरहाल उस तजुर्बे ने हमें संतुष्ट कर दिया था, और अब मैं, हाकू, अब हम आराम करना चाहते हैं, उसके बाद आगे के प्रोग्राम बनाएंगे। हाकू गुलाम है मालिक, और उसकी खुशनसीबी है कि आका उसके यहाँ निवास करें, हाकू ने कहा, और फिर उसने हमें हमारे आराम का कमरा दिखा दिया। फिर प्रातः उपस्थित होने की कहत चला गया। फोमा मुझसे इजाज़त लेकर बिस्तर पर लेट गया। मेरा बिस्तर भी उसके निकट ही था। नींद आ रही है सबूता? थोड़ी देर बाद उसने पूछा। नहीं, इस बारे में कुछ और बातें करोगे? हालात का तुम्हें पता लग ही गया है।
हाँ, काफ़ी हद तक। फिर अब क्या हुक्म है? मैंने तरकीब सोच ली है। क्या सबूता? वह कोहनियों के बल उठ गया। तुम मेरी तजवीज़ पर अमल करने का वायदा कर चुके हो। ओह, फोमा तुम्हारे विरुद्ध किस तरह जा सकता है? तुम उसके निस्वार्थ हितैषी हो। तुमने देखा हाकू कैसा मेरा वफादार गुलाम है, लेकिन मैं तेरा गुलाम हूँ सबूता। तुम्हारे साथ मेरे कबीले का भविष्य जुड़ा है सबूता। मैं उसके शब्दों से प्रभावित हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ दिन हम यहीं रहेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, फिर डूबते चांद की रात को हाकू के साथ लाखा की पहाड़ियों में जाएंगे और बागी फौज में शामिल हो जाएंगे। बल्कि फोमा के एक वफादार की हैसियत से उन विद्रोहियों में शामिल रहेंगे। इस तरह फौजों की निगरानी और उन्हें उम्दा प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, क्योंकि आखिरकार हमें फौजी कार्यवाही तो करनी ही है। बिल्कुल ठीक है, फोमा खुश होकर बोला। और अब सबाला तो सरदार बन ही गया है। हाँ, निसंदेह, लेकिन कहो कहो। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं दूसरी हैसियत से उनमें रहूँगा। क्यों? उसमें समझ न आने वाली क्या बात है? क्या मेरे लोग मुझे पहचान भी नहीं सकेंगे? सूरत बदल दी जाएगी। किस तरह? तुम खूब दाढ़ी बढ़ा लो, बाल भी लंबे कर लो, लिबास पहनने का तरीका भी बदल डालो। इसके अलावा मैं तुम्हें आवाज़ बदलने के गुर भी बताऊंगा। और फिर सभी जानते हैं कि तुम मर चुके हो, इसलिए लोग इस दृष्टिकोण से ध्यान भी तो नहीं देंगे। तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तब ठीक है, फोमा ने खुश होकर कहा। फिर बोला, लेकिन एक बात और। हाँ हाँ, वह भी कहो। हम उन फौजों में शामिल किस तरह होंगे? क्यों? यह कौन सा मुश्किल काम है? क्या हाकू हमारी मदद नहीं करेगा? ओह हाँ, यह तो कितनी सीधी सी बात है, फोमा ने शर्मिंदगी से कहा। और फिर वह किसी गहरी सोच में डूब गया। नींद मुझे भी नहीं आ रही थी। मेरा मस्तिष्क भी इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था और मैं महसूस कर रहा था कि फोमा भी जाग रहा है। स्पष्ट है, उसकी नींद तो उड़नी ही चाहिए थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे संबोधित किया। फोमा, अरे तुम जाग रहे हो सबूता? हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन तुम क्यों नहीं सोते? बस इन हालात पर गौर कर रहा हूँ। मैं भी। क्या सोच रहे हो तुम? तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। रात होती है तो औरत की कल्पना जहन में उतर आती है। मेरी 5 बीवियाँ हैं, सब की सब मुझे चाहती थी, और मैं नाइमा को। ओह, और अब भी मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? यही कि नाइमा की चाहत गद्दारी में क्यों कर बदल गई। यह तो स्पष्ट हो गया है कि मुझे जहर उसने दिया था, लेकिन क्यों? वह तो मुझे बहुत चाहती थी। अभी इस बारे में कोई विशेष निर्णय न लो फोमा। क्यों? क्या मतलब? तुम जानते हो कि तुम्हारे मुकाबले पीली चमड़ी वालों के दिमाग काम कर रहे हैं। हाँ, संभव है नाइमा भी यह न जानती हो कि शराब में जहर है। मैंने कहा और फोमा उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर विचित्र से भाव नजर आने लगे थे। वह फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। फिर वह आहिस्ता से बड़बड़ाया। हाँ, यह संभव है। नाइमा से मिलने के बाद ही यह फैसला हो सकता है। ठीक कहते हो। चुनाचे कुछ वक्त के लिए यह बात जहन से निकाल दो। मैं उसे बहुत चाहता हूँ सबूता। यकीनन चाहते होंगे। एक बात बताओ सबूता, क्या तुमने कभी मोहब्बत की है? क्या तुम्हारी एक भी बीवी नहीं है? क्या तुम्हें औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं है? क्यों? यह अंदाज़ा तुमने किस तरह लगाया? तुमने आज तक किसी औरत का जिक्र नहीं किया। किस किस का जिक्र करूं? मैंने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब? क्या तुम्हारी बहुत सी बीवियां हैं? है नहीं, थी, मैंने जवाब दिया। ओह, कहाँ चली गई? क्यों छोड़ दिया तुमने उन्हें? बस वह खुद ही मुझे छोड़ती रही। आखिर क्यों? तुम तो आश्चर्यजनक आदमी हो। इस कदर खूबसूरत हो कि कोई औरत तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। बस प्राय मेरी बीवियां मर जाती हैं। मुझे बीवियों की याद मत दिलाओ, वरना मेरी नींद खराब हो जाएगी। अब सो जाओ। ठीक है अजनबी, तुम्हारी इच्छा, उसने जवाब दिया। और फिर वह सोने की कोशिश करने लगा। फोमा अपनी इस कोशिश में कहाँ तक सफल हुआ, इस बारे में तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, मैं आराम की नींद सो गया था और उस वक्त तक सोता रहा जब तक सूरज खूब नहीं निकल आया। आँख खुली तो फोमा मेरे निकट नहीं था। काफ़ी देर बाद वापस आया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहाँ चले गए थे फोमा?
पूजा करने। आज एक मुद्दत के बाद जिंदगी का एहसास हुआ है। क्या मतलब? पूजा ना करो तो आत्मा प्यासी रहती है। तुम पूजा करने कहाँ गए थे? अफसोस, मैं दूसरों की तरह खुले मैदान में तो नहीं जा सका, लेकिन मकान की छत से सूर्य उदय होने का दृश्य साफ नजर आता है। हाकू तुम्हारे साथ था? हाँ, उसने भी मेरे साथ ही पूजा की थी। अब वह कहाँ गया? अपनी निगरानी में हमारे लिए नाश्ता तैयार करा रहा है। इस बारे में वह दूसरों पर भरोसा नहीं करेगा, फोमा ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद ही हाकू स्वयं ही हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गया। उसने मुस्कुराकर मेरा अभिवादन किया। तुम्हारे प्रति मेरे जहन में बेशुमार प्रश्न मचल रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान अब एक ऐसे काम की तरफ लग गया है कि दूसरे सभी कामों के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया है। वह कहने लगा, ठीक है हाकू, मैं तुम्हारी सच्चाई से अत्यधिक प्रभावित हूँ। पहले हम उन कामों से निपट लें, फिर मैं तुमसे तुम्हारी हकीमी शान के बारे में मालूमात हासिल करूँगा। सिर माथे पर हाकू ने अपनत्व से जवाब दिया। इस वक्त हाकू भी हमारे साथ नाश्ते में सम्मिलित था। नाश्ते के दौरान मैंने उससे पूछा, तुमने अपने घर वालों को हमारे बारे में क्या बताया है? यही कि मेरे कुछ दोस्त अतिथिशाला में ठहरे हुए हैं और मैं उन्हें दूसरों से परिचित नहीं कराना चाहता। मैंने हिदायत कर दी है कि कोई भी मेहमान खाने की तरफ ना आए। ओह ठीक है, फोमा बोला, लेकिन अब करना क्या है आका? मेरे योग्य सेवा हो तो मुझे बता दी जाए। ज़रूर हाकू, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे ऊपर तो यहाँ कोई पाबंदी नहीं है ना? उसने पूछा। पाबंदी तो आका फोमा पर भी नहीं है, बस केवल इतना एहसान है कि उन्हें अभी लोगों की निगाहों में नहीं आना चाहिए। हाँ, यह मुनासिब न होगा। सेकाई के लोगों में तेरा बहुत सम्मान है आका। उन्होंने तेरा बुत तराश कर मुख्य चौक पर लगा रखा है ताकि प्रतिदिन उसके दर्शन कर लें। सेकाई की औरतें तेरे लिए अरसे तक रोना पीटना करती रही हैं। बेशक सेकाई का बच्चा बच्चा तेरे एक इशारे पर जान कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मेरा ख्याल है तू अभी दूसरों की निगाहों में ना आए। उस लिहाज से तेरा किसी के सामने न आना ही बेहतर है। रही अजनबी सबूता की बात, तो शायद उसे इस बस्ती में कोई भी नहीं जानता, और अगर लोग उसे मेरे मेहमान की हैसियत से जान भी लें तो मैं लोगों को उसके बारे में कोई कहानी सुना दूंगा। ठीक है, हमारा इरादा यह है हाकू कि अभी फोमा काफ़ी समय तक अपने जीवित होने की घोषणा न करे और यहाँ रहकर अपने चेहरे में तब्दीलियाँ पैदा करे। फिर जब इसकी सूरत इस हद तक बदल जाए कि दूसरे लोग उसे पहचान न सकें, तो वह तेरे साथ लाखा की पहाड़ियों में जाए, वहाँ जहाँ उसके समर्थक और सबाला के बागियों का अड्डा है। तब तेरे विश्वास पर वे हम दोनों को खुद में शामिल कर लें। यूँ फोमा अपने लिए लड़ने वालों को खुद ही तरतीब देगा और उन्हीं में छुपा रहेगा। फिर जब वह मुकाबला व हमला करने के योग्य हो जाएगा तो खुलकर सामने आ जाएगा। हाकू प्रशंसात्मक निगाहों से मुझे देखने लगा। बेशक तू जितना अनोखा है, तेरी तजवीज़ भी उससे भिन्न नहीं है, लेकिन इस दौरान हम तेरे मेहमान होंगे। आका की सेवा से बढ़कर मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य और क्या हो सकता है? बस यही हमारा इरादा है। बहुत उचित है। सो यह बात तय हो गई, और कैसी उम्दा बात थी कि सेकाई बस्ती में मेरे ऊपर कोई पाबंदी न थी। चुनांचे जब एक पहर ढल गया तो मैंने फोमा से क्षमा चाही और आवारा गर्दी के लिए बाहर निकल गया। रुख मेरा झील की तरफ था और ख्याल था जहन में कि संभव है झील के स्वच्छ निर्मल पानी में वही सफ़ेद मछली तैर रही हो। रास्ता मुझे मालूम था, सो मैं चलता रहा। वैसे भी वह जगह हरी भरी थी और वहाँ का वातावरण अत्यधिक आकर्षक, बशर्ते कि पानी में लिबास से मुक्त चिकना व सुडोल बदन अटखेलियाँ कर रहा हो। गुजर रहा था मैं एक पेड़ के नीचे से कि अचानक ही कुछ मेरे कंधे से टकराया और मैं चौंक पड़ा। भारी पत्थर था जो अगर पड़ा होता कंधे पर किसी अन्य इंसान के तो गया था बस काम से, लेकिन चट्टाने भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी मेरा। हाँ, निराश व असफल रहा था वह जिसने सोचा कुछ और होगा। सो उठ गई मेरी निगाह वृक्ष की तरफ और देखा मैंने उस दिलरुबा को जिससे मुलाकात हुई थी झील पर, और चकित थी वह अपनी असफलता पर कि ख्याल था उसका कि उस भारी पत्थर से बच नहीं सकूंगा मैं। सो फैल गई मुस्कुराहट मेरे होठों पर और समझ गया कि बाकी है गुस्सा उसके दिल में कल का। तब मैं पहुंच गया पेड़ के नीचे
और देखा उसकी तरफ। बस अब नीचे उतर आओ, मैंने कहा, लेकिन वह हैरान निगाहों से मुझे घूरती रही। कुछ ऐसा ही प्रभाव था और आश्चर्य का, लेकिन फिर घृणा के भावों से चमक उठी उसकी आंखें। फिर घृणा भरे लहजे में ही बोली वह, बड़ा ही सख्त जान है तू, इसीलिए मेरा मशवरा है कि पेड़ से नीचे उतर आ, फिर मैं ही पेड़ के ऊपर आ जाता हूँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब इसका ऐलान करने की क्या ज़रूरत है, मैंने ढिठाई से कहा, और वह खूंखार निगाहों से मुझको घूरती रही। मैं तुम्हारे नीचे उतरने का प्रतीक्षक हूँ, मैंने फिर कहा, और देख लो, जा रहा था झील की तरफ तुम्हारी तलाश में। तू है कौन और कहाँ से टपका है इस बस्ती में? क्या तुझे एहसास नहीं कि बस्ती के लोग तेरी धृष्टता को पसंद नहीं करेंगे? सजा तो तुझे मैं ही दे देती। मेरा नाम शमाना है, और जानते हैं बस्ती वाले कि जिसने आंख उठाई मेरी तरफ सो धो बैठा जिंदगी से हाथ। लेकिन तू बचाव के फन में माहिर मालूम होता है, और मैं हैरान हूँ कि भारी पत्थर की चोट भी तूने आसानी से बर्दाश्त कर ली। लेकिन यह न समझ कि शमाना तुझे जिंदा छोड़ देगी। तूने वह किया है जिसकी जुर्रत कभी किसी की न हुई। मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। जब तूने देख लिया था कि मैं झील में हूँ, तो तूने पानी में उतरने का दुस्साहस क्यों किया? वह बोली, मैंने नहीं जाना था कि पानी में तू है। मैं तो समझा था कि कोई जल परी तन्हाई देखकर पानी में आग लगाने आ गई, तो मैं उसे करीब से देखने के लिए पानी में उतर गया था। हरगिज़ नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर मर्दों के फरेब में आ जाती है, बीवियाँ बन जाती हैं उनकी और पेट फुला लेती हैं अपना। फिर बच्चे पैदा करने के अलावा उनका कोई काम नहीं होता। मैं अपने पेट को किसी कीमत पर भी खराब करना पसंद नहीं करूँगी। खूब, लेकिन पेड़ से नीचे उतर आ। तेरे कहने से नहीं उतरूँगी। बस तू चला जा यहाँ से, और याद रख, जिंदगी चाहता है तो सिकाई से चला जा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तो पत्थर के वार से बच गया है, लेकिन मैं कल तेरे साथ और बुरा सलूक करूंगी। मुझे तेरे हर सलूक की बेचैनी से इंतज़ार होगी। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि तू मुझे अच्छी लगती है। मरता रहे, मैं कभी तेरे फरेब में नहीं आऊँगी। मैं कहती हूँ बस अब चला जा यहाँ से। शमाना बताया ना तूने अपना नाम? हाँ, वह गुर्राई। तू नीचे उतरा। तू आज़ाद है, जिस तरह चाहे हलाक कर दे मुझे, लेकिन यह तो सोच कि मैं भी तो आज़ाद हूँ और जो चाहूँ हासिल कर लूँ। और तू यकीन कर कि झील पर मैं तेरी ही तलाश कर रहा था। मैंने देखा कि उसकी आंखें तीव्र रोष से सुर्ख हो गई थी। उसने चारों तरफ देखा और फिर वृक्ष की एक दूसरी शाख पर चढ़ गई, इसलिए कि मैं न पहुंच सकूं उस तक। और मैं मुस्कुराए बिना न रह सका। पेड़ पर चढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी? मैं पेड़ के निकट पहुंच गया और उसके तने की चौड़ाई इतनी न थी कि मेरी हाथों की गिरफ्त में न आ सकती। दीवाना समझी होगी वह मुझे उस वक्त, और फिर न जाने क्या सोचा होगा उसने दूसरे क्षण, जब पेड़ की जड़ अपनी जगह छोड़ रही थी। और प्रोफेसर, यह काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था, और कम ही होंगे ऐसे आशिक जिनकी महबूबा पेड़ पर बैठी हो और वह पेड़ सहित ही ले जाएं उसे झील पर, जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। लेकिन खुद उसकी क्या हालत थी, यह मैं उस वक्त तो नहीं देख सका। अलबत्ता यह खुली जगह में जब मैंने पेड़ को ज़मीन पर रखा तो देखा कि वह बुरी तरह चिपटी हुई थी एक शाख से, और उसकी आंखें खौफ व दहशत से फैल गई थी। सो अब वह दूर न थी मेरी गिरफ्त से। निसंदेह अत्यधिक शक्तिशाली थी वह, लेकिन मैंने किसी फूल की तरह उसे शाख से तोड़ लिया, और वह भी बेजान थी। सहमे हुए फूल की तरह उसकी अकल ने उसका साथ छोड़ दिया होगा। यूँ मैंने पूरा किया अपना वायदा। न खो बैठी होती उस वक्त अगर वह अपनी सूझबूझ, तो इतना नरम व सहज चारा न होती। लेकिन उसके तो हाथ पांव सर्द और बेजान थे। वह भयभीत निगाहों से देखती थी, कभी वृक्ष की तरफ और कभी मेरी ओर। यूँ लगता था जैसे अब वह यहाँ से भागना न चाहती हो। ना ही उसके भावों में मेरे प्रति कोई रोष या घृणा शेष रह गई थी। तेरा शुक्रिया शबाना, मेरी जिद, मेरी कामना इससे अधिक नहीं थी। और हाँ, मैं यह भी नहीं चाहता कि तू अपनी प्रतिशोध की भावना को भुला दे। और अगर तुझे मेरी तलाश में कठिनाई हो तो सेकाई के सरबराह और हकीम हाकू के मेहमान खाने में चली आना। मैं उसी का मेहमान हूँ। सो आश्चर्यचकित लड़की को वहीं छोड़कर मैं वापस चल पड़ा।
और प्रोफेसर, मैं इतना भी ना तजुर्बेकार तो था नहीं कि लड़की की मनोदशा का अंदाजा न लगा पाता। वहशी हिरनी काबू में आ गई थी और अब उसे मेरे पीछे ही भागना चाहिए था, और वही हुआ भी। दूसरी शाम थी कि हाकू हमारे कमरे में आया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, जो हुलिया उसने बताया है तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हो सकता। क्या तुम उससे मुलाकात करोगे सबूता? अरे अरे, कौन है? क्या बात है? सेकाई की भूखी शेरनी, राका की बेटी शमाना, हाकू ने जवाब दिया। ओह, मैं खड़ा हो गया। क्या वह आई है? हाकू ने जवाब दिया। कहाँ है? बाहर है। टालने की अत्यंत ही कोशिश के बावजूद भी उसे नहीं टाल सका, और फिर वैसे भी खतरनाक लड़की है। अब तक 5 आदमियों का कत्ल कर चुकी है। कौन है जो उससे नहीं डरता? मैं भी उसमें शामिल हूँ। आओ, मैं उससे मिलूंगा। मगर वह तुम्हारे पीछे लग कैसे गई? बस, कोई खास बात नहीं है, यूं ही जान पहचान हो गई है। जान पहचान? तुमने गलत किया सबूता। वह इस काबिल ही नहीं है कि उससे किसी किस्म की जान पहचान पैदा की जाए। बहरहाल अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा, पर पूरी होशियारी के साथ। तुम फिक्र न करो, आओ, मैंने कहा, और हाकू मेरे साथ ही चल पड़ा। रास्ते में मैंने उससे पूछा, तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। बस, वह सेकाई की बेटी है। दराका ने ज्वालामुखी में कूदकर बस्ती के देवताओं के कहर से बचाया था, और उस वक्त इस लड़की के अतिरिक्त उसका दुनिया में कोई नहीं था। और फिर जब उसने बस्ती वालों पर यह एहसान किया, तो बस्ती वालों के पास इस एहसान की अदायगी के लिए इसके अलावा कोई चारा न था कि वह उसकी बेटी की साख से लगे हुए कोमल फूल की भांति परवरिश करे, और फिर जिसे पूरी बस्ती का दुलार व मोहब्बत मिल जाए, वह चाहे जिस रास्ते पर भी चल पड़े। चुनाचे यह लड़की पूरी बस्ती में घोड़े पर सवारी में अपना सानी नहीं रखती। उसे भाला फेंकने में भी कमाल हासिल है, और अर्धवृत्ताकार एक खंजर हमेशा उसके पास रहता है, जिसे वह उन्मुक्तता से ही प्रयोग करती है। भला कौन रोके उसे? ओह ठीक, लेकिन उससे मिलना खतरनाक है। उसके दिमाग का कोई पुर्जा ठीक नहीं है शायद, हाकू ने कहा। मैं ठीक कर लूँगा हाकू, तुम चिंता मत करो। मैं उस कमरे में प्रविष्ट हो गया जहाँ शमाना बैठी हुई थी। चेहरे पर वही सख्ती व्याप्त थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया, और जवाब में वह मुझे रक्तिम निगाहों से घूरने लगी। लेकिन शीघ्र ही उसके भाव बदले और वह मुस्कुरा दी। लेकिन उसी वक्त हाकू भी अंदर आ गया, और जो मुस्कुराहट वह न जाने किस तरह खींच खांच कर लाई थी, काफुर हो गई। हाँ हाँ, आ जाओ, हमारे सिरों पर बैठ जाओ। जाहिर है यह तुम्हारा ही घर है, यहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होता है। और मैंने हाकू के चेहरे पर बदहवासी देखी। यह बात नहीं है, तुम कहो तो मैं चला जाऊं? तुम्हारी उम्र कितनी है हाकू? क्या तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं कि वह कोई अपनी परिचित से मिलने आता है तो उसके सिर पर सवारी नहीं की जाती? शमाना ने उसी कटकने अंदाज में कहा। ओह, मैं क्षमा चाहता हूँ। हाकू बाहर निकल गया, और वह फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन न जाने क्यों मुझे यह महसूस हो रहा था कि उसकी यह मुस्कान उसके चेहरे पर फैले भावों से मेल नहीं खाती। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर मैंने उससे कहा, मैं अपनी परिचिता को अपने समीप देखकर अत्यंत खुश हूँ, बशर्ते कि वह मुझसे रुष्ट ना हो। मैं तुझसे बहुत रुष्ट थी। तूने वह धृष्टता व दुस्साहस किया है जिसे आज तक कोई इंसान नहीं कर सका। लेकिन तू साधारण आदमी से कहीं भिन्न है। तू बेहद अनोखा है। आखिर तेरे बदन में कौन सी शक्ति भरी हुई है? यकीन कर, मेरी जिज्ञासा ने मजबूर किया है कि मैं तेरे बारे में मालूम करूं। अगर तेरे दिल से नफरत का जज्बा दूर हो गया है तो फिर आ शमाना, दोस्ती के लहजे में बातचीत करें। दोस्ती? वह आहिस्ता से बड़बड़ाई। और प्रोफेसर, उस वक्त मैं उसके चेहरे से कोई अंदाजा नहीं लगा सका था। फिर वह मुस्कुराने लगी, और पहली बार मैंने महसूस किया कि उसकी मुस्कुराहट में कोमलता है, संयत हो रही थी धीरे धीरे। हाँ, क्या तू मुझे इस योग्य नहीं समझती? नहीं, यह बात नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्या तुझसे दोस्ती करना उचित होगा, जबकि मैंने आज तक किसी से दोस्ती नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए कि इनमें कोई मेरा सानी नहीं था। औरतें छुई मुई व्यर्थ की बातें सीने में भरे हुए, स्वयं को निर्बल समझने की आदी, और मुझे कमजोरों से कोई दिलचस्पी नहीं। रहे मर्द, तो पूरी बस्ती में कोई ऐसा मर्द नहीं जो पंजा मरोड़ सके। ऐसे मर्दों से क्या दोस्ती की जाए जो औरतों से भिन्न हो?
इसलिए मैंने उनमें से किसी को दोस्ती के काबिल भी नहीं समझा। शमाना ने जवाब दिया। ओह, तो मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। निसंदेह ही मुझे सेकाई के आम नौजवानों से भिन्न नजर आया है। अगर तू इनसे भिन्न न होता तो शायद मैं यहाँ आती ही नहीं। एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैं इसका शुक्रिया अदा करती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोली, हकीम हाकू लगता है यहाँ से बहुत दूर चला गया है। हाँ, वह भी तुमसे भयभीत मालूम होता है। कौन नहीं डरता मुझसे, वह गर्वित लहजे में बोली। लेकिन मैं भी बिना वजह ही किसी से दुश्मनी नहीं करती। अगर कोई अपनी हद से बढ़ने की कोशिश करे तो फिर ज़रूरी है कि उसे उसकी हद में धकेल दिया जाए, और अगर फिर भी बाज ना आए तो फिर ज़रूरी है कि... हाँ, मैंने सुना है कि तुमने कई आदमियों की ज़िंदगी ले ली है। बहुत कुछ किया है मैंने। इन बातों को छोड़ो, अपने बारे में बताओ। अपने बारे में क्या बताऊं? बस यूं समझो, एक आवारा गर्द हूँ, घूमता फिरता तुम्हारी बस्ती में आ निकला हूँ। यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। ओह ठीक है, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में और विवरण नहीं पूछूंगी। सिर्फ एक बात बता दो, तुम्हारी इस बेपनाह शक्ति का क्या राज है? ताकत का कोई राज नहीं होता शमाना, मैंने जवाब दिया। लेकिन यह इंसानी शक्ति तो थी नहीं। फिर तुम्हारे ख्याल में क्या था? अगर कोई निष्कर्ष निकाल पाती तो तुमसे इस बारे में पूछने ना आती, शमाना ने जवाब दिया, और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। भला अब इस ज्वालामुखी को मैं अपने बारे में क्या बताता? बताने से कोई लाभ भी नहीं था। फिर मेरी बताई बातें भला उसकी समझ में भी क्या आनी थी? चुनाचे मैंने कहा, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ और इसके अलावा कोई बात नहीं है। क्या तुमने मेरे अंदर कोई खास बात महसूस की है? हाँ, तुम्हारा रंग, तुम्हारा अंदाज, न जाने क्यों कुछ अजनबी अजनबी सा लग रहा है। ओह, यह सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जवाब दिया, और वह एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। उसकी आंखें सोच में डूब गई थी। कुछ क्षणों बाद उसने सिर हिलाया और बोली, हकीम हाकू से तुम्हारी सिर्फ दोस्ती है? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। क्या तुम्हें मेरे साथ जाने की इजाज़त देगा? क्यों नहीं, मैं किसी का पाबंद तो हूँ नहीं। तब आओ घूमने चलें, उसने कहा, और मैं तैयार हो गया। लेकिन मैंने उससे कहा था कि मैं हकीम हाकू को अपने जाने की सूचना दे आऊँ। बहरहाल यह एक नैतिक कर्तव्य भी है, और वह इसके लिए रजामंद हो गई, और मैं उसे वहीं बैठा छोड़कर हकीम हाकू के पास चला आया। हकीम हाकू अंदर फोमा के निकट बैठा उससे बातें कर रहा था। मुझे देखकर वह चुप हो गया। फिर जोश भरे लहजे में बोला, आओ आओ, क्या वह चली गई? उसका लहजा अजीब था। मुझे हंसी आने लगी, लेकिन मैंने हंसी रोक ली और उससे पूछा, तुम जैसा बाहैसियत भी उससे खौफजदा है हाकू? दुष्ट आत्माओं से कौन नहीं डरता भाई? और फिर वह दुष्ट आत्मा भी ऐसी जो समुद्र की गहराइयों में भी पीछा न छोड़े। मगर तुमने उसे कहाँ से पीछे लगा लिया? हाकू ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, वह अभी भी यहीं मौजूद है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मौजूद है? क्या दरवाजे से बाहर? हाकू ने बदहवास होते हुए कहा, नहीं, उसी कमरे में जहां तुम हम दोनों को छोड़कर फरार हो गए थे। ओह, खैरियत हुई, हाकू ने निश्वास छोड़ते हुए कहा। मैं इस बला से बहुत खौफजदा रहता हूँ। इसकी कोई वजह भी तो होगी हाकू। संक्षेप में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं उसके साथ जा रहा हूँ। कहाँ? हाकू ने चिंतित लहजे में पूछा। बस यूं ही सैर करने। क्या उसने तुम्हें दावत दी है? हाँ। आश्चर्य है, गहन आश्चर्य है, असंभव सा लगता है, मगर तुम कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। जाओ, लेकिन अत्यंत होशियार रहना, देवताओं की कसम। वह तो आपा पहाड़ी के ज्वालामुखी से ज़्यादा गर्म और खतरनाक है। कोई काम उसकी इच्छा के विरुद्ध न करना। अगर बिगड़ गई तो तुम खुद भी विचित्र हो, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि क्या। सबूता सब ठीक कर लेगा हाकू, तुम चिंतित न हो। फोमा ने इस बातचीत में हस्तक्षेप किया और हाकू खामोश हो गया। मैं हाकू के पास से चला आया। शमाना किसी वहशी चीते की भांति कमरे में टहल रही थी। उसने रुक कर मुझे देखा। आंखों में किसी चीते की सी चमक थी, और फिर वह धीमी आवाज में गुर्राई, मिल गई इजाजत?
मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं उससे इजाज़त लेने नहीं गया था, बल्कि उसे इत्तला देने गया था कि मैं जा रहा हूँ। चलें? उसने कहा और मैंने अनुमति प्रकट कर दी। वह मेरे साथ बाहर निकल आई और फिर हम बस्ती में आ गए। शमाना के साथ चलते हुए मैंने बहुत सी दिलचस्प बातें महसूस की थी। बस्ती वाले मुझे गहन आश्चर्य से देख रहे थे। जाहिर है मैं उनके लिए अजनबी था और अनोखा भी, लेकिन यह बात भी उनके लिए आश्चर्यजनक थी कि बस्ती की भूखी शेरनी मेरे संग यूं मित्रतापूर्ण व अपनत्व के अंदाज से चल रही थी। लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ पूछने का साहस नहीं किया था, बल्कि वे तो शमाना को देखकर रास्ता काट जाते थे। तो खूब रौब था उस बस्ती पर उस लड़की का। अचानक ही मुझे रास्ते में पत्थर का तराशा हुआ एक बुत नजर आया, विशाल काय मानवीय बुत, और मुझे फोमा की बात याद आ गई। फोमा ने अपने बुत के बारे में बताया था। मैंने उस बुत की तरफ देखते हुए कहा, यह किसका बुत है? तुम नहीं जानते? वह चौंक कर बोली। क्यों? उसने अजीब सा सवाल किया। इस क्यों का मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा, क्या इस बस्ती में आने वाले के लिए इस बुत के बारे में जानना जरूरी है? यानी तुम्हारा संबंध इन इलाकों से नहीं है? वह मुझे फिर घूरने लगी। मैं कह चुका हूँ कि मैं एक आवारागर्दी हूँ। तो क्या आसमान से आए हो आवारागर्दी करने? खैर मुझे क्या, कहीं से भी आए हो, उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, और फिर एकाएक ही चौंक पड़ी, जैसे कुछ याद आ गया हो, और उसके साथ ही उसके चेहरे के भाव भी बदल गए और वह मुस्कुराने लगी। बुरा मान गए? उसने प्यार भरे लहजे में पूछा, और मैं उसके गिरगिट की भांति रंग बदलने पर चकित रह गया। बहरहाल मैंने जवाब देना जरूरी समझा और नहीं में सिर हिला दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। आदत पड़ गई है मुझे इस लहजे में बात करने की, तुम ख्याल न करना। दरअसल यह बुत फोमा का है, हमारे प्रिय फोमा का, जिसे सफ़ेद चमड़ी वालों ने धोखे से मरवा दिया, और वह चूहा सरदार बन गया है जो औरतों से बात करते हुए भी हकलाता है। छबाला? हाँ, उसने जवाब दिया, और फिर चौंक कर मुझे घूरने लगी, फिर एकदम रुक गई। क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम उन लोगों में से तो नहीं हो जिन्होंने हमारी बस्तियों में गंदगी फैला दी है? मैं उन लोगों पर थूकता हूँ। ओह, तो तुम सच ही उनमें से नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। फोमा का जिक्र करते हुए मुझे दुख होता है, और कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले हों। लेकिन मैं कहना नहीं चाहती, जिस दिन भी मेरी आंखों से आंसू निकल आए मैं दोनों आंखें फोड़ लूंगी। मैंने एक गहरी सांस ली। खूब है यह लड़की, हर बात में हिंसा, हर अंदाज में दरिंदगी। अत्यंत दिलकश थी वह मेरे लिए। इन्हीं कारणों से वह मुझे पसंद आती रही थी। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही, और फिर मैंने ही इस चुप्पी को तोड़ा। कहाँ चल रही हो? और वह चौंक पड़ी। उसने एक क्षण के लिए अजनबी निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, समुद्र पसंद है तुम्हें? बहुत। हम समुद्र में किश्ती चलाएंगे। तेज हवाओं में मुझे समुद्र के सीने पर नाचने में बहुत आनंद आता है। क्या तुम्हें खुले समुद्र में डर महसूस होता है? नहीं, मैंने जवाब दिया, और वह हंस पड़ी। कहीं तुम मेरे लिए तो सारी बातें नहीं कर रहे? मैं समुद्र में बहुत दूर निकल जाती हूँ, कभी कभी तो इतनी दूर कि एक रात में वापस ही ना आ सकूं, और बस्ती वाले समझते हैं कि आखिरकार समुद्र ने मुझे निगल ही लिया। यहाँ इंसानों को शिकार करने वाली मछलियों की बहुतियात है। वह कितनी बार सोच चुके हैं कि किसी दिन मेरी किश्ती उलट जाएगी और आदमखोर मछलियाँ मुझे हड़प कर जाएंगी, लेकिन दूसरे ही दिन मैं फिर उनके सीनों पर पहुँच जाती हूँ। नहीं, मैं अपनी खुशी के साथ ही तुम्हारे साथ को तैयार हूँ। मेरी यह रजामंदी महज तुम्हें खुश करने के लिए नहीं है। तब ठीक है, समुद्र में किश्ती की सैर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन गहरे समुद्र में मछलियाँ बहुत परेशान करती हैं। इंसान वहाँ तैर नहीं सकता। वैसे तुम अच्छी तैराक हो, मैंने उसे झील की याद दिलाना चाहा। हाँ, लेकिन मछलियाँ? ओह हाँ, यह बात तो है। मैंने भी बात गोल कर दी, और थोड़ी ही देर बाद हम समुद्र के एक खास किनारे पर पहुंच गए। यहाँ छोटी छोटी कई बागवानी किश्तियाँ खुश्की पर नजर आ रही थी। यह किश्तियाँ मछली पकड़ने वालों की हैं, इन्हीं में से एक पसंद कर लो। वह किश्ती अच्छी नहीं है, लेकिन किसी को ऐतराज तो ना होगा। तो मजाल है किसी अब तक की वह गुर्राई, और मैं खामोश हो गया।
यह अंदाजा तो मैं भी लगा चुका था कि सचमुच ही उसके सामने बोलने की मजाल तो किसी की नहीं थी। और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।